नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। सियाचिन में बर्फीले तूफान में जेसीओ समेत 10 जवान लापता। 19,000 फीट की ऊंचाई पर हादसा। राहत और बचाव में जुटी सेना और वायुसेना। हड़ताली कर्मचारियों को जनवरी तक का वेतन देगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री ने की निगम में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग। हड़ताल रहेगी जारी। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 316 और निफ्टी 94 अंक लुढ़का। 2 हफ्तों का सबसे निचला स्तर। भारत में बनी जीका वायरस की पहली वैक्सीन। हैदराबाद की कंपनी ने किया पेटेंट का दावा। अमेरिका में यौन संक्रमण से जीका फैलने का पहला मामला। और उपराष्ट्रपति ने ब्रुनेई को बताया अहम रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रुनेई का साथ जरूरी। थाईलैंड में प्रधानमंत्री से मुलाकात। जी और पहली खबर की शुरुआत करें इससे पहले हम आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं। सियाचिन में बर्फीले तूफान में 10 सेना के जवान लापता हैं। इस भीषण बर्फबारी में एक जेसीओ भी शामिल है। ये बर्फीला तूफान लद्दाख क्षेत्र में 19,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उत्तरी ग्लेशियर में आया है। इस तरह का बर्फीला तूफान। सेना और एयरफोर्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव का अभियान तेज कर दिया है। पिछले साल 15 नवंबर, उसके बाद इस साल 4 जनवरी को भी सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीला तूफान आया था। उस वक्त बर्फ गिरने से इलाके में तैनात सेना को जान माल का नुकसान हुआ था। ये इलाका दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन्स यानी युद्ध क्षेत्रों में शुमार है। और अब पहली खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के कर्मचारियों का जनवरी तक का वेतन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एमसीडी में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। उधर एमसीडी के कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर घोटाले का आरोप लगाया है। एमसीडी ने कहा है कि वो सीबीआई जांच के लिए तैयार है और उनकी हड़ताल जारी रहेगी। पिछले 8 दिनों से एमसीडी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से दिल्ली की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। बढ़ती परेशानी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 31 जनवरी तक एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन देने का ऐलान किया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने एमसीडी में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बन चुका है एमसीडी। इट इज अ क्लासिक केस ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड ह्यूज करप्शन। बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। सारा पैसा चोरी कर लिया गया है और आज 10 साल के बाद, 10 साल से पिछले 9-10 साल से एमसीडी का राज है। इन्होंने पूरी एमसीडी को बर्बाद कर दिया है और एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद तीनों एमसीडी के मेयर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताया। नगर निगम सीबीआई जांच के लिए तैयार है। वहीं मांगों पर अड़े एमसीडी के कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च तक के वेतन का भुगतान किया जाए। इस प्रकार के झूठ वो दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए बोलते हैं और दिल्ली की जनता के माध्यम से हमारे को भ्रष्टाचारियों का अड्डा बताते हैं। आधे से ज्यादा अधिकारी दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली नगर निगम के अंदर डेप्यूट किए जाते हैं। केजरीवाल साहब, आपकी सरकार के माध्यम से डेप्यूट किए जाते हैं। तो अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार नगर निगम ने शिक्षा बजट में कटौती कर 551 करोड़ रुपए का लोन देने का फैसला किया है। एजुकेशन का ये पैसा काट के दिया जा रहा है। तो ये 551 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट से काट के, कैपिटल अमाउंट उसमें से काट के, कैपिटल बजट में से काट के उसमें से दिया जा रहा है। वेतन को लेकर एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल कोई नई बात नहीं है। पिछले 1 साल में नगर निगम के कर्मचारी कई बार हड़ताल कर चुके हैं। तो वहीं दिल्ली सरकार इस मामले में तभी तेजी दिखाती है जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 31 जनवरी के बाद कर्मचारियों को वेतन कैसे मिलेगा? क्या दिल्ली सरकार और एमसीडी कोई बीच का रास्ता निकालेगी या फिर इस पर सियासत जारी रहेगी?
अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। एमसीडी कर्मचारियों और दिल्ली सरकार के बीच चल रही रस्साकशी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जनता ने समस्या सुलझाने के लिए चुना है, लेकिन वो दरअसल समस्या सुलझाने के बजाय खड़ी करते रहते हैं। वहीं बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ आरोप लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो डिसिडेंट चीफ मिनिस्टर हैं। वो हर चीज में खामियां ढूंढते हैं। अब सरकार ने उनको चुना, जनता ने उन्हें चुना है सरकार बनाने के लिए, तो समस्याएं खड़ी करने के लिए नहीं बनाया है, समस्याओं के निदान के लिए बनाया है। केजरीवाल जी आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, पता नहीं ऐसी क्या मंशा है कि वो आरोप के बिना उनको शांति नहीं मिलती। जहां तक स्थिति है, हल अगर ढूंढेंगे, पॉजिटिव काम से होगा तो सब मिलके काम कर भी सकते हैं। लेकिन उनकी हमेशा होती है कि मीडिया में छाने के लिए कुछ भी कह दीजिए, दूसरों पे ब्लेम दे दीजिए। उनके पार्टी के जितने खराब उदाहरण हैं, उसमें क्या भाजपा या कोई और पार्टी का हाथ है? तो वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं मिलेनियम पोस्ट के। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, मामले की जड़ तक पहुंचते हैं कि आखिर इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच जो है वो मसला क्या है। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये पूरा मामला जो कई दिनों से चल रहा है और आम आदमी इसका शिकार हो रहा है, हम जानते हैं जिस तरह से गार्बेज फैला हुआ है, डॉक्टरों की कमी हो रही है, स्कूल तक बंद पड़े हुए हैं। फिलहाल ये मामला क्या है? आखिर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? देखिए, आज के तारीख में एमसीडी जो है इट इज़ पार्ट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, और ये अरविंद केजरीवाल की जिम्मेवारी है, अरविंद केजरीवाल के सरकार की जिम्मेवारी है कि एमसीडी चले, और इस जिम्मेवारी से वो नहीं भाग सकते। आफ्टर जब पहले दिल्ली में देयर वाज टू बी वन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, और उसके अनबंडलिंग के बाद दिल्ली में 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट। और ये तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो कमिश्नर हैं और डायरेक्टर ऑफ सिविल बॉडीज़ को रिपोर्ट करते हैं, सिविक बॉडीज़ को रिपोर्ट करते हैं, जो कि दिल्ली सरकार का पदाधिकारी है, और उसके माध्यम से ये तीनों एमसीडीज़ का काम चलता है। तो एमसीडीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहना कि वो ऑटोनॉमी तो है उसके फंक्शनिंग में, बट इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, इट इज़ वेरी मच लेकिन पार्ट। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि ऐसा मामला बनाया जा रहा है जैसे कि दिल्ली सरकार जो है पैसा रिलीज नहीं कर रही है और इसलिए सैलरीज नहीं जा रही हैं। अगर ये मामला नहीं है तो मामला क्या है? उस पे आप आ जाइए कि अब ये दे समथिंग कॉल्ड फोर्थ फाइनेंस कमीशन, जो कि गवर्नमेंट और एमसीडीज़ के फंक्शनिंग के बीच का निर्धारण करता है कि उससे पैसा, किसका पैसा, कितना शेयर किसको मिलेगा। उस पे कमीशन को इनको आज से 3 साल पहले मान लेना था, जो कि दिल्ली सरकार नहीं मान रही है, और पिछले फाइनेंस कमीशन का भी 10% या 12% पैसा नहीं दिया गया है। तो जब एमसीडीज़ का अनबंडलिंग और डिसोल्यूशन हुआ, कुछ एमसीडीज़ तो बहुत मजबूत हो गए, कुछ एमसीडी जैसे ईस्ट दिल्ली वाले बहुत कमज़ोर हो गए, क्योंकि डिस्पैरिटीज़ है शहर के अंदर। इस वक्त काम दिल्ली सरकार का ये होना चाहिए हैंड होल्डिंग करने का, और उनको पता है ये कोई पहली बार तो हड़ताल नहीं हुआ, ये कोई पहली बार तो क्राइसिस नहीं हुई। आपका भी जो न्यूज़ रिपोर्ट दिखाया गया, इसमें बताया गया कि पिछले 1 साल में ये तीसरी हड़ताल है। बिल्कुल। तो आपको ये पता है कि एमसीडी के पास पैसा नहीं है, और अगले 3 महीने में, मार्च के महीने में फिर ये हड़ताल हो जाएगा, या जून, जब तक सैलरी मिलेगी तब तक ठीक है। जब तक सैलरी मिलेगी ठीक है, जनवरी तक की सैलरी दे दी, आप फरवरी, मार्च, अप्रैल में फिर हड़ताल हो जाएगा, क्योंकि कोई कल्पतरू का वृक्ष तो आने वाला है नहीं। तो फिर मसला क्या, आखिर सोल्यूशन इस बात का क्या है? क्या दिल्ली सरकार के पास पैसा है और वो रिलीज नहीं कर रही है एमसीडी को, या दिल्ली सरकार भी जो है वो कैश उसके पास नहीं है? ऐसा है कि दिल्ली गवर्नमेंट को कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड को से अलग हटना पड़ेगा। आप एज पार्टी, एज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आप चुनाव लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो यू आर अबव एनी पॉलिटिकल पार्टी, आपको इससे ऊपर उठ के बचकर चलना पड़ेगा। और दिल्ली में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि अलग अलग पार्टियों की सरकार अलग अलग जगह पे है। दिल्ली में एक स्थिति ये थी, सेंटर में बीजेपी थी, और दिल्ली सरकार में शीला दीक्षित की सरकार थी, और नीचे बीजेपी की सरकार थी। और ऐसी भी स्थिति हुई कि सेंटर में कांग्रेस थी, स्टेट में कांग्रेस थी, और नीचे एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी। तो क्या दिल्ली सरकार के पास पैसा है? दिल्ली सरकार, देखिए, क्योंकि हमें ये भी बताया जाता है कि दिल्ली सरकार के आमदनी के दरअसल जरिए ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा राज्य भी नहीं है अपने आप में, और सब्जी फल तक जो है वो हरियाणा से मंगाना पड़ता है, पानी और बिजली के लिए भी दूसरे राज्यों पे निर्भर रहना पड़ता है। नहीं तो क्या आप उसका पानी और बिजली का आप पैसा नहीं लेते लोगों से? क्या कोई आप फ्री में बांटते हैं क्या?
या जो वो जो आते हैं मंडीज़ में, क्या पैसे नहीं, मंडीज़ में जो फल और सब्जी बाहर से आता है तो क्या मंडीज़ में, दिल्ली इज बिगेस्ट मंडी ऑफ एशिया, सारा पैसा या जो बिजनेस एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एग्रीकल्चर, दिल्ली में 22 मंडियाँ हैं, दिल्ली में एग्रीकल्चर मार्केट है, उस एग्रीकल्चर मार्केट की आमदनी किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है। मंडी बोर्ड, मंडी परिषद, इतना बड़ा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर यानी साफ डिपार्टमेंट। तौर पे आप ये कह रहे हैं सिद्धार्थ जी कि चूंकि चुनाव अगले साल हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं एक तरह की पोस्चरिंग हो रही है और एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि राजनीतिक तौर पर मामला चार्ज रहे। क्या ये आम आदमी पार्टी की ये मर्जी है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि लोग आपस में बात करने को तैयार नहीं है। जब किसी भी आप स्टेट में चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, कहीं पर भी म्यूनिसिपल बॉडीज अपने आप में सरप्लस में नहीं है, उनको हमेशा सब्सिडीज उनके स्टेट गवर्नमेंट से मिलती हैं। किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, गो टू एनी स्टेट, उनको सब्सिडीज उनके स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, क्योंकि म्यूनिसिपल बॉडीज के रेवेन्यू के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं और उनके पास पुलिस के पावर्स नहीं होते कि उनकी रिकवरी में बहुत ये कर सके। मैं ये नहीं कहता कि एमसीडी अपने आप में बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन बॉडी है, मैं ये नहीं कहता कि एमसीडी बिल्कुल अबव सस्पिशन है, एमसीडी में अपनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो एक रिफॉर्म का प्रोसेस है जो लगातार चलता रहेगा। आप उसको ठीक कीजिए, टाइट कीजिए। लेकिन केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर केजरीवाल साहब चाहें तो ये क्राइसिस नहीं हो सकता है। केजरीवाल साहब चाहें तो ये क्राइसिस नहीं हो सकता। आज उन्होंने पैसा रिलीज किया ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि कर्ज दिया है। वो तो हाँ, कर्ज दिया, तो उन्होंने कहा हम कर्ज नहीं लेंगे आपसे। अब आप तो ये है ना कि आप पैसा तो दे ही रहे हैं। आप अब ये कौन सी बात है कि एक सरकार की बॉडी एक विंग दूसरे विंग को कर्ज देगी क्या? जी, तो बात ये है कि आपको ये है कि आप इस क्राइसिस को आप 10 दिन पहले भी रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे मामला होता है। उम्मीद इस बीच हम यही करते हैं कि जो आम आदमी है उसकी परेशानी कम से कम दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी स्टूडियो में आने के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर, एक छोटा सा ब्रेक। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা चलो विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। चलो एकला चलो एकला चलो। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत में अधिकतर हमले पाकिस्तान से आए आतंकवादी करते हैं, इसलिए पाकिस्तान को अपने यहाँ आतंकवाद पर लगाम लगानी चाहिए। जयपुर में आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जब आतंकवादियों को कोई देश समर्थन देता है तो उससे निपटना मुश्किल हो जाता है। गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, कुछ देश इसकी आड़ में अपने रणनीतिक हित साधने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी देशों को इन तत्वों के खिलाफ तुरंत कड़े कदम उठाने चाहिए। Some countries continue using terrorists as instruments to promote their geopolitical agenda. The fight against terrorism will lack due resolve. The world must accept the reality without any loss of time, and there is no good terrorist. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कर्नाटक में देश की विकास दर से आगे निकलने की पूरी क्षमता है। उन्होंने आज बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटका 2016 नाम से वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक के पास मानव संसाधन के साथ तकनीकी क्षेत्र में भी बढ़त हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पूरी क्षमता है। साथ ही ये भी कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में तेज़ी से रोजगार पैदा होगा और इससे गरीबी मिटाई जा सकेगी। I think we can exploit all these potentials and really convert Karnataka into a destination of investment, of economic activity, of growth of this country. And I think every rupee that goes into Karnataka's investment goes into India's growth. नोएडा अथॉरिटी के निलंबित चीफ इंजीनियर यादव सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। यादव सिंह पर आय से ज़्यादा संपत्ति का आरोप है। सीबीआई ने यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा था।
पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। यादव पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल यादव सिंह 2015 में नोएडा प्राधिकरण सहित 3 प्राधिकरणों के प्रमुख थे। आयकर विभाग ने उनके घर पर छापा मारा था, जहां से भारी मात्रा में नकदी और सोना मिला था। छापा मारने वाले दल ने हीरे के गहने भी बरामद किए हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने समुद्र तटों की सुरक्षा व्यवस्था में कमियों के लिए महाराष्ट्र सरकार और ग्रेटर मुंबई नगर निगम को फटकार लगाई है। सोमवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुरुड बीच पर लहरों की चपेट में आकर 14 छात्रों की मौत हो गई थी। जांच में पता चला कि मुरुड बीच पर न कोई लाइफ गार्ड था, न ही कोई स्पीड बोट। इस पर कोर्ट ने हैरानी जाहिर की। एक एनजीओ ने तटों पर सुरक्षा को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने जिला कलेक्टर से भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ब्रुनेई की 3 दिनों की यात्रा के बाद आज थाईलैंड पहुंच गए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में उप प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। बैंकॉक में उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आज शाम उपराष्ट्रपति थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा से मुलाकात की। उन्होंने ओचा ने उपराष्ट्रपति के सम्मान में डिनर का भी आयोजन किया है। उपराष्ट्रपति की थाईलैंड की यात्रा के दौरान आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति की थाईलैंड की ये यात्रा 50 साल के अंतराल के बाद हो रही है। वो कल बैंकॉक के विश्वविद्यालय में लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति के विषय पर व्याख्यान देंगे। गुरुवार को वो थाईलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। उनका थाईलैंड दौरा 5 फरवरी तक है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज ब्रुनेई को अहम रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार बताया है। राजधानी दारुसलाम विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रुनेई के सहयोग का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति के 3 दिनों के दौरे के दौरान रक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में भी 3 अहम समझौते हुए। ब्रुनेई में भारत हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ खाद कारखाना लगाना भी चाहता है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का बुधवार को ब्रुनेई दौरे का तीसरा और आखिरी दिन था। उन्होंने राजधानी दारुसलाम में ब्रुनेई विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच 3री शताब्दी पुराने संबंधों को अहम बताया। उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी ब्रुनेई को अहम साझेदार करार दिया। The first issue that was touched upon was the problem of terrorism, how technology has been used or misused as far as the spread of terrorism is concerned, and the importance which should be attached to cooperation in this sector through exchange of information, use of information technology, and cooperating with ASEAN as a larger group to prepare for cooperation in this area. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मामले में ब्रुनेई के समर्थन पर भी आभार व्यक्त किया। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने ब्रुनेई में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। ब्रुनेई के साथ भारत का रक्षा, स्वास्थ्य और खेल एवं युवा मामलों के क्षेत्र में 3 अहम समझौते हुए हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और ब्रुनेई के सुल्तान हसनाल बोल्किया के बीच बातचीत में दक्षिण चीन सागर के विवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। Also the issue of South China Sea came up for discussion, and both sides were on one page on this, that this issue should be solved peacefully through negotiations. And the Brunei side briefed us on the current discussions on evolving discussions on the code of conduct on South China Sea, which are taking place between ASEAN and China. भारत के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ब्रुनेई का रणनीतिक और व्यापारिक महत्व है। देश की लुक ईस्ट नीति के तहत भी भारत उससे अंतरिक्ष, फार्मा, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। भारत ब्रुनेई से $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है और वहां से तीसरा बड़ा आयातक है। भारत यहां खाद कारखाना लगाने की भी संभावनाएं तलाश कर रहा है। भारत के किसी बड़े राजनेता की ये ब्रुनेई की पहली यात्रा थी। ब्रुनेई से दीप्ति वशिष्ठ के साथ रजत केन, राज्यसभा टीवी। हमारी सहयोगी दीप्ति वशिष्ठ इस वक्त बैंकॉक में मौजूद हैं। ब्रुनेई का जो राष्ट्रपति का दौरा है वो भी उन्होंने कवर किया है। दीप्ति, सबसे पहले बताइए, 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि जो ब्रिटिश आर्मी के गुरखाज हैं, जो काफ़ी ज़माने से, कई दशकों से जो है वो रक्षा की जो फैसिलिटी है वो देते रहे हैं ब्रुनेई को। क्या ये माना जा रहा है कि अब भारत ने जो ऑफ़र किया है, क्या ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको रिप्लेस करने को, उनके रद्दोबदल की कोशिश के तौर पर आप देख रही हैं इसको?
जी आरफा, ये कहना तो अभी बहुत जल्द होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने लॉन्ग लिव ब्रुनई एंड इंडियन फ्रेंडशिप ये कहते हुए अपनी यात्रा को ख़त्म किया। उनका ये भी मानना था कि आतंकवाद में हम दोनों देशों का, जो दोनों देश हैं वो आपस में मिलकर बहुत अच्छे से आतंकवाद का सामना कर सकते हैं। और जो MOU साइन हुए हैं रक्षा में खास करके, उससे तो पूरे के पूरे भारतीय समूह और ब्रुनई के अंदर बहुत ही खुशी की लहर है। जी जी आरफा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ख़ासकर जो हाइड्रोकार्बन है उसके क्षेत्र में भी माना जा रहा है कि चूँकि वो मजबूती है ब्रुनई की और भारत को इसकी ज़रूरत है, तो इस क्षेत्र में जो सहयोग हुआ है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और अंडरलाइन करने वाला है। शुक्रिया दीप्ति आपका। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर कोरिया के प्रस्तावित उपग्रह प्रक्षेपण को लेकर एशिया में तनाव बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है, तो जापान ने इंटरसेप्टर तैनात कर दिए हैं। चीन ने भी इसे गंभीर चिंता वाला बताया है। हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण का दावा करने के बाद उत्तर कोरिया अब उपग्रह प्रक्षेपण की तैयारी में है। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र की 3 एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी है। उत्तर कोरिया का कहना है कि वो 8 से 25 फरवरी के बीच इसका प्रक्षेपण करेगा। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का दावा है कि इसके जरिए उत्तर कोरिया इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करना चाहता है। I feel confident in telling you that the international community would regard a step like that by the North Koreans as just another irresponsible provocation and a clear violation of their international obligations. उत्तर कोरिया ने दिसंबर 2012 में आखिरी बार रॉकेट लॉन्च किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने उस पर बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक का उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी थी। उत्तर कोरिया की घोषणा के बाद दक्षिण कोरिया में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जापान ने उत्तर कोरिया की हरकतों का पता लगाने के लिए इंटरसेप्टर तैनात किए हैं। 우리 군은 북한의 장거리 미사일 발사 동향에 대해 한미 연합 감시 자산을 가동하여 면밀히 감시하고 있습니다. 우리 군은 북한의 4차 핵실험 이후 추가 도발에 대비하여 만반의 대비 태세를 유지하고 있습니다. 弾道ミサイルの発射を意味するものであります。核実験の実施に引き続き北朝鮮が弾道ミサイルの発射を強行することは明白な安保理決議違反であり、我が国の安全保障上の重大な挑発行為。उधर उत्तर कोरिया के सबसे बड़े सहयोगी चीन ने उसे संयम बरतने और तनाव घटाने के लिए कदम उठाने की नसीहत दी। 6 जनवरी को उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने का दावा किया था, लेकिन जानकार इसे परमाणु बम मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के कई देशों में खतरा बन चुके जीका वायरस के खिलाफ भारत में वैक्सीन तैयार करने का दावा किया गया है। हैदराबाद की एक कंपनी भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन की ईजाद का दावा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने लैटिन अमेरिकी देशों में इसके बढ़ते खतरे के मद्देनज़र जीका को इमरजेंसी करार दिया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। कंपनी ने 2 वैक्सीन तैयार करने की बात कही है। और बात शेयर बाजार की, जहां लगातार तीसरे दिन भी गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 316 अंक गिरकर 24,223 अंकों पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में 27 गिरावट के साथ बंद हुए। बीते दिन सेंसेक्स 647 अंक गिरा है। निफ्टी भी 94 अंक गिरकर 7,362 अंकों पर बंद हुआ। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ का बुधवार को निधन हो गया। वो 93 वर्ष के थे और लंबे समय से ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका अंतिम संस्कार पंजाब में उनके पैतृक गांव पंचकोशी में किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने निधन पर शोक जाहिर किया। मैं समझता हूँ ये मेरे वक्त की सबसे बड़ी हस्ती है। ये पहले स्पीकर थे और जब स्पीकर, मैंने ऐसा स्पीकर नहीं देखा जिसने हाउस को इस तरह कंट्रोल किया और बाप की तरह उस हाउस को चलाया। उसके बाद जब ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे, इन्होंने कृषि के लिए जो काम किया, मैं समझता हूँ वो हिस्ट्री में पहली दफ़ा शुरू हुआ था। और ये बहुत प्यार रखते थे इस देश से। और अब कुछ अहम खबरें संक्षेप में देख लेते हैं। बुधवार को रक्षा मंत्रालय के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के रास्ते में एक महिला ने गमला फेंक दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला साहिबाबाद की रहने वाली है और सरकारी दफ्तर में काम नहीं होने से परेशान थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के चौपाटी बीच पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। बीच पर 13 फरवरी से मेक इन इंडिया वीक कार्यक्रम का आयोजन होना है। हाई कोर्ट ने इस कार्यक्रम के आयोजन पर 28 जनवरी को रोक लगा दी थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को हाई कोर्ट ने सरकारी बंगला खाली करने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। चौधरी को बंगला यूपीए सरकार में मंत्री पद के दौरान आवंटित किया गया था। देश की अर्धसैनिक बलों की पहली महिला प्रमुख अर्चना रामसुंदरम ने अपना पदभार संभाल लिया है। उन्हें सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अर्चना केरल काडर की 1980 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश के मामले में हाई कोर्ट अगली सुनवाई 9 फरवरी को करेगा। 2011 से दरगाह में उनके प्रवेश पर पाबंदी है, जिसके खिलाफ महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। सलमान खान को बरी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान को हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हंदवाड़ा से 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने का आरोप है। ब्रिटेन की तरफ से वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए लोगों की सूची में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल कर लिया गया है। ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय ने 27 जनवरी को ये सूची जारी की थी, जिसमें दाऊद के 4 पते हैं। ये चारों पाकिस्तान के कराची में हैं। दिल्ली से रांची जाने वाली गो एयर की फ्लाइट को विमान में बम और हथियार होने की अफवाह के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस बारे में सूचना दी थी। इस विमान में 102 यात्री सवार थे। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह पर उनकी कथित मंगेतर ने यौन उत्पीड़न, जबरन गर्भपात और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।